अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मौलवी उर्दू मोहम्मद हफीज़ आपसे मुखातब हूँ। आज आपके सामने उर्दू का लेक्चर नंबर 9 जो है वो डिलीवर किया जा रहा है, जिसमें इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी कि जब इम्तिहान में इक़्तिबास की तशरीह करने का सवाल आता है तो उसको हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है और उसके नंबरों की डिवीज़न क्या होती है और उसकी क्या अहमियत है। अज़ीज़ तलबा, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इक़्तिबास की तशरीह की बहुत अहमियत है और इम्तिहान में जो है 2 इक़्तिबास पूछे जाते हैं, जिसमें एक इक़्तिबास के जो नंबर होते हैं वो 5 नंबर होते हैं। इस तरह ये अपने नंबरों के हवाले से देखा जाए तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये बहुत अहमियत यहाँ मिला है कि अगर कोई बच्चा इक़्तिबास की तशरीह नहीं करता तो ज़ाहिर वो अपने 10 नंबर जो है यहाँ से वो कम कर देता है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे, कोशिश करे तो ये 10 के 10 नंबर बच्चा जो है वो आसानी से यहाँ से ले सकता है। इसमें जो आसान तरीक़ाकार है इक़्तिबास करने का, की तशरीह करने का, वो आपके सामने हम समझाने की कोशिश करते हैं और रखते हैं। जिस तरह कि मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, इक़्तिबास की तशरीह जब आप सवाल लिखना शुरू करते हैं, चूँकि अपना पेपर में 2 इक़्तिबास होते हैं तो वहाँ आपने इक़्तिबासात लिखना होता है। यहाँ चूँकि हम आपको नमूने के तौर पर एक इक़्तिबास की तशरीह करना बता रहे हैं तो यहाँ पर मैंने हेडिंग भी इक़्तिबास की तशरीह की ही दी है। फिर जिस इक़्तिबास की तशरीह आप करना चाहते हैं उसको आपने डॉटेड फॉर्म में लिखना है, जैसे कि ये मैंने लिखा है किस्सा मकसद दरख्वास्त शिरकत, और इसके बाद आगे आपने 2-3 डॉट लगाए और उसके बाद आपने लफ्ज़ बदल देते हैं, 2-4 लफ्ज़ आखिरी लिखे हैं। इसको आप कहते हैं हवाला इक़्तिबास, यानी जिस पैराग्राफ की तशरीह करना चाहते हैं उस पैराग्राफ को आपने डॉटेड फॉर्म में लिखना है और उसकी जो हेडिंग बनती है वो बनती है हवाला इक़्तिबास। अब उसके बाद अगला जो मरहला होता है वो होता है हवाला मतन का, यानी ये जो पैराग्राफ दिया गया है जिसकी तशरीह हम करना चाहते हैं, इसका सबक का उन्वान कौन सा है, इसके मुसन्निफ कौन है, इसका सिर्फ अदब क्या है और इसका माखज़ क्या है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से सिर्फ हमारे मतलब में 2 चीज़ें तो बताई जाती हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है सबक का उन्वान, जिस पैराग्राफ की तशरीह आज हम आपको करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, वो सबक जो है वो इम्तिहान से लिया गया है, जिसमें ये लिखा है मैंने सबक का उन्वान, इम्तिहान, मुसन्निफ का नाम मिर्ज़ा फरातुल्लाह बेग। यहाँ तक भी आप देख लेते हैं तो ये आपका हवाला मतन मुकम्मल हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें आपको अज़ाफ़ी इसलिए लिखवाई जाती हैं ताकि आप इनके जूस्त होते जाएँ या आपके ज़हन नशीन होते जाएँ, ताकि अगर ये मौज़ूई की शक्ल में, ऑब्जेक्टिव की शक्ल में, MCQs की शक्ल में पूछी जाए तो आप ये ज़हन नशीन हो सकता है। वो इसका सिर्फ अदब पूछ सकता है, सिर्फ अपना इसके बाद माखज़ इसका पूछा जा सकता है। लिहाजा ये तैयारी के लिए आपको ये चीज़ें, और ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है मुम्तहिन पर, जब वो चेक करता है तो मालूम होता है कि बच्चा जो है एक अच्छी तैयारी के साथ जो है ये कमरा इम्तिहान में आया है। तो बेटा हवाला मतन के नंबरों की डिवीजन अगर देखी जाए तो हवाला मतन का 1 नंबर होता है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सिर्फ अदब, माखज़, ये आपने यहाँ से 1 नंबर आपने ले लिया। यहाँ पर राइटिंग का भी कोई इशू नहीं होता अगर आपकी राइटिंग वीक भी है, लेकिन इमला कमजोर ना हो, लफ्ज़ आपका गलत ना हो। अगर आपका लफ्ज़ गलत है, यानी आपने सबक उन्वान इम्तिहान गलत लिख दिया है, इम्तिहान की जगह इम्तिहानी लिख दिया है, तो यहाँ से आपको फिर नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर आपने राइटिंग आपकी यहाँ काउंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपकी इमला काउंट होती है। इसके बाद बेटा अगला मरहला होता है खत कशीदा अल्फाज के मायने। ये 2 नंबर के होते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल है, इनको भी आपने याद करना है और इसके ऊपर आपने फोकस करना है। बाद का जब हम क्लास में आपको पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे लफ्ज़ों को आप कह रहे होते हैं कि बेटा अंडरलाइन करके इसके फलां मीनिंग लिखें, तो उस वक्त यही लिखवाने का मकसद यही होता है कि मीनिंग आपको तैयार होते हैं कि जब आप इम्तिहान में जाएँ और इक़्तिबासात की तशरीह में ये मीनिंग आपके काम आ सकें। इस तरह जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है खत कशीदा अल्फाज के मानी और खत कशीदा अल्फाज और उसके मानी। यहाँ मैंने 4 लफ्ज़ लिखे हैं और 4 लफ्ज़ ही पूछे जाते हैं और इन 4 लफ्ज़ों के जो मीनिंग आप लिखते हैं उसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। इमदाद गैबी मदद, इंदर मौके, मौके के मुताबिक, निगरानी का, काम की निगरानी करने वाला या निगरानी करने वाला, काम हैसियत, कामता। इसके बाद मेरा जो मरहला होता है वो होता है तशरीह का। तशरीह जो है नंबरों के डिवीजन के हवाले हिसाब से ये 2 नंबर की होती है। यहाँ पे आपकी इमला भी काउंट होती है, आपकी राइटिंग भी काउंट होती है, यहाँ से आपके नंबर काट सकते हैं राइटिंग पर भी। इसलिए अपनी राइटिंग पर भी फोकस करें, बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश करें और इमला में गलती के बिल्कुल गुंजाइश यहाँ नहीं होनी चाहिए। जब आप ये तशरीह का ये पोर्शन आप शुरू करते हैं, तशरीह करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उस मुसन्निफ का थोड़ा सा असलूब आप बयान करते हैं, बताते हैं कि वो जो सबक जिस से वो आपका पैराग्राफ लिया गया, इक़्तिबास लिया गया है, वो जो मुसन्निफ है उसका असलूब कैसा है, कैसा उसकी तर्ज तहरीर क्या है, उसके लिखने का अंदाज़ क्या है, वो थोड़ा सा आपने 3-4 लाइनों में आपने वो थोड़ा सा बताना होता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है मिर्ज़ा फरातुल्लाह बेग के हवाले से कि मिर्ज़ा फरातुल्लाह बेग का तर्ज तहरीर सादा
اور وہ لطف ہے، یعنی ایک تو سادہ لکھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بناوٹ نام کی چیز نہیں ہوتی، اور بڑا لطف ہوتا ہے، یعنی پڑھنے والا جو ہے سو لطف اٹھاتا ہے، ہنس اٹھاتا ہے، مزے لیتا ہے۔ اور وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں، کیونکہ وہ دلی میں پلے بڑے، وہاں انہیں پرورش پائی، اور اس طرح وہ انہیں گلی محلوں میں کھیلتے کودتے جو ان کی زبان تھی وہ زبان کو زیادہ بیان کرتے ہیں، اور بڑی اس کی زبان میں بڑی ایک چاشنی پائی جاتی ہے، بڑا مزاح پایا جاتا ہے۔ اور اس کے شروع میں تصنع اور بناوٹ کی نام نہیں ہے، نام تو نہیں ہے، مزاح کی چاشنی اور تحریر میں خاص ایک لطف پایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ تو آپ نے بتایا اس مصنف کا اسلوب، اس کے بعد پھر آپ نے اس پیراگراف کی تشریح جب آپ شروع کرتے ہیں تو پھر آپ لکھتے ہیں زیر تشریح اقتباس میں مصنف کہتے ہیں۔ اب آپ جب لکھتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ آگے پھر آپ نے اسی پیراگراف کے اوپر غور کرنا ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے جو طلباء اس چیز پر غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، بہت سارے طلباء جو ہے وہ اسی پیراگراف کو من و عن لکھ دیتے ہیں، یعنی ہو بہو لکھ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کے نمبر آپ کو نہیں ملتے۔ اور بعض بچے جو ہیں اس پیراگراف میں جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اسی کو اس کے میننگ چینج کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تشریح ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو آپ نے 3 گنا اضافے کے ساتھ آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی تشریح میں پیراگراف آپ کا 3 سطروں کا ہے، 3 لائنوں کا ہے، تو آپ نے 9 لائنوں پر اس کی تشریح جو ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح تشریح آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہوتی ہے، اس کے پورے خلاصہ جب آپ کو یاد ہوتا ہے تو اس کا جو ہے سیاق و سباق یہاں لکھنا تو نہیں ہوتا، لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جب جو میں پیراگراف یہاں لکھا ہے قصہ مختصر درخواست شرکت منظور ہو گئی، اور بتا دیتے ہیں یہ اس میں اصل میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، چونکہ آپ نے یہاں سبق جب خلاصہ آپ نے پڑھا تھا تو اس نے مرزا فرات اللہ بیگ جو ہے وہ لا کلاس کا امتحان دینے کی تیاری کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس کو خاص کر محنت کی تو اس کو عادت ہوتی نہیں ہے، اور سارا دن وہ آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس نے چونکہ وہ امتحان کی تیاری کر رہے تھے لا کلاس میں، اس نے داخلہ بھی بھیجا ہوتا ہے، اور وہ داخلے کے لیے وہ نامینیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا امتحان دینے کے قابل ہیں۔ اس طرح وہ جب کمرہ امتحان میں پہنچتے ہیں تو وہاں بڑی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی تیاری وہ بالکل نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ذہن میں اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی منفی طریقہ اختیار کر کے، کوئی غلط راستہ اختیار کر کے میں امتحان پاس کر لوں گا، حالانکہ ایسا اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ نگران کار پر بھی بڑی امید لگا کے جاتا ہے، اور شروع میں جو نگران کار ہوتا ہے بڑا اس کے ساتھ بڑی حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو وہ اس سے امید لگا لیتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے امتحان میں میری مدد کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو امتحان میں وہ نگرانی کار ہے وہ بھی اس کے ساتھ بڑا سختی کا جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے اپنا اس کو زیادہ تر اپنا محنت نہ کرنے کا نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والسلام۔